नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल भी बता देते हैं, ताकि आपको या अपना या आपके किसी घर के किसी फ़र्द को थोड़ा सा भी शक हो तो किसी करीबी हस्पताल में जाके मुस्तनिद डॉक्टर से उसकी तशख़ीस कराएँ और उसका इलाज कराएँ। बीमारी नाज़रीन कोई भी हो, अगर आप शुरू में ही उसकी तशख़ीस करा लेंगे तो उसका इलाज सस्ता भी होगा और उससे मुकम्मल सेहतयाबी होगी। आज नाज़रीन मेरी जो डिस्कशन और डिबेट है वो थोड़ी सी टॉपिक से हट के है। उसके लिए मैंने दो अपने पेशे के आइकॉन जिनको मैंने बुलाया, बड़े इंटरनेशनल फेम के हामी हैं और मुल्क की खिदमत बड़े अरसे से कर रहे हैं और अब भी करते हैं। मेरे एक मेहमान प्रोफेसर महमूद शौकत हैं, जो कि साबका वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के रहे, प्रिंसिपल रहे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन भी थे। और बड़ी महारत से उन्होंने गुज़िश्ता सालों में जो कोरोना के मरीज़ थे क्या रिकमेंडेशन दी, किस तरह उन्होंने वज़ीर सेहत के साथ मिलकर काम किया, सुबह से लेकर शाम तक। उससे स्मार्ट लॉकडाउन से काफ़ी लोगों की जानें बचीं और बड़ी महारत से उन्होंने काम किया। पेशे के इतबार से वो पीडियाट्रिक सर्जन हैं। मेरे दूसरे मेहमान प्रोफेसर फ़ारूक अफजल हैं, जिनका तारुफ़ जो है वो कराना नामुमकिन है क्योंकि बहुत बड़ा तारुफ़ हो जाएगा उनका। वो सिम्स के हाल ही में प्रिंसिपल थे और बड़े इनकलाबी तौर पे उसमें तब्दीलियां ला रहे थे मरीज़ों के इलाज के लिए, तलबा की पढ़ाई के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से उनको जो था एक छोटी सी जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जो कि हमारे यंग डॉक्टर्स या किसी ऐसे शख्स ने कर दी जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, और ना मरीज़ को कुछ हुआ ना काम रुका ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन ये उनके डोमेन में भी नहीं था। लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने जाकर उनको OSD बना दिया और उनको उहदे से हटा दिया। वो उनका ख़ास तजुर्बा जो है वो कैंसर के अमराज और उनको एक मॉडर्न सर्जरी जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं या रोबोटिक सर्जरी होते हैं, उससे बड़ी महारत से उनका इलाज करते हैं। प्रोफेसर फ़ारूक अफजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आज हम डिबेट जो कर रहे हैं वो बड़ी आंत के कैंसर की है। तो बड़ी आंत का कैंसर बदकिस्मती से अब नौजवान तबके में भी देखा जा रहा है। जब हम तलबा थे तो हमें बताते थे कि ये ओल्ड एज का कैंसर है, लेकिन अब देखा गया है कि 50 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो भी इस कैंसर का शिकार हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिनसे बड़ी आंत का कैंसर होता है और किस तरह बचा जा सकता है? इससे पहले, आज से पहले ये इसको हम एक डेवलप्ड नेशंस की बीमारी समझते थे और ये समझते थे कि ये सिर्फ 50 साल से ऊपर होती है, क्योंकि इसका इंसिडेंस क्यूमुलेटिव इंसिडेंस है, एज के साथ ये बढ़ता जाता है। लेकिन अब हम यंग एज में भी देख रहे हैं और यंग एज में ये ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं इस पे, और अगर हम मेटा एनालिसिस करें तो ये देखा गया कि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क एरियाज़ हैं और कुछ हैं जो कि पुअर रिस्क एरिया हैं। जिस तरह कराची है, कराची में लोग बहुत पॉवर्टी एरियाज़ में जहाँ गोश्त नहीं वो खाते, उनमें इसका इंसिडेंस कम पाया जाता है। या खैबर पख्तूनख्वा या हमारे जो साउथ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ वो बलोची जो हैं सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जिसमें गोश्त को भूना जाता है और कोयले के ऊपर फिर खाया जाता है। क्या ये भी सबब बनता है कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर का? ये जो बारबेक्यू फूड वगैरह है ये अपर GI कैंसर, खासकर इसोफेगस के कैंसर के बायस, तो इसके अंदर ज़्यादा तहकीकात है। लेकिन रेड मीट एज इट इज़ जो है वो WHO ने इसको कार्सिनोजन करार दिया हुआ है और इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस वाई पीपल आर हैविंग अभी मतलब ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है इसका। मैं मुख्तसरन आपसे पूछूंगा कि आप तो रोज़ाना मरीज़ों को देखते हैं, अस्पताल बड़े टर्शरी टीचिंग अस्पताल के सरबराह भी रहे, और उसमें क्या इलामात होती हैं जिनसे कि मरीज़ एक अस्पताल में आता है या घर बैठे हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी गैर मामूली तब्दीली नोट करें तो उन्हें शक पड़ जाए कि कहीं बड़ी आंत का कैंसर ना हो?
अच्छा, इस बड़ी आंत का कैंसर, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये मर्दों में तीसरा कॉमन कैंसर है और औरतों में सेकंड का कॉमन कैंसर है, और इसमें 50% से ज़्यादा मर्दों में ज़्यादा ये। अब इसमें दो पीरियड है, एक है एसिम्प्टोमेटिक और एक है सिम्प्टोमेटिक। यानी कि एसिम्प्टोमेटिक चूँकि इसकी जो अलामात अपीयर होती हैं वो बड़े अरसे के बाद होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लेटेंट पीरियड है, गैप है जब यहाँ पे बीमारी शुरू होती है और फिर वो कैंसर में बदलती है। तो उसको हम यूजुअली समझते हैं कि ये प्री कैंसर जो पॉलिप से स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली इसको इन्वेसिव कैंसर बनने में काफ़ी साल लगते हैं। तो आइडियली जो एक पर्पज़ है स्क्रीनिंग का पर्पज़ ये था कि हम जब अलामात ज़ाहिर ना हो, ख़ासकर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके अंदर इसको पहले डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी कैंसर ये 7th जो इस वक्त अबाउट 9% ऑफ द पॉपुलेशन, ये 7th लार्जेस्ट कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ का। दुनिया भर में तकरीबन 9% लोग जो हैं कैंसर रिलेटेड डेथ इस वजह से हैं। सो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, और उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। आप वो स्क्रीनिंग के मुख्तलिफ तरीक़ाकार मैं उसके बारे में बात करूँगा। अब अलामात की तरफ आएँ तो अलामात जो हैं राइट साइड के कैंसर की अलामात और लेफ़्ट साइड के कैंसर की अलामात थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं और आपके चेहरे की रंगत बदल गई है तो इसका मतलब हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से आप अनीमिया का शिकार हो रहे हैं, या आपको पेट में कोई गोला महसूस हो रहा है, या आपके पखाने की जो आदत है, नॉर्मली आप रोज़ाना एक दफ़ा जाते हैं, अब आप 2-2, 3-3 दफ़ा के बाद जा रहे हैं, या आप पेट में बहुत सी आवाज़ें महसूस कर रहे हैं, या आपको वेट लॉस की शिकायत आ रही है, या पेट में पखाने में से खून का आना, ख़ासकर वो खून जो कि मिक्स होकर आ रहा है। तो ये सारी की सारी अलामात ऐसी हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी है कि इनको मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया जाए, इर्रिस्पेक्टिव खा वो उम्र उसकी 20 साल हो, खा वो उम्र उसकी 50 साल हो, इसका तफसीलन जो है वो मायना करना चाहिए। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम उसको हेमराइड समझ के बाज़ का जस्ट इग्नोर कर देते हैं। इवन यंग, मैंने 18 साल के इससे भी छोटे बच्चों में ये खून की जब वो फ्रेश आता है तो वो लोग उसको हेमराइड समझते हैं, और उसकी वजह से मैंने देखा है वो बेचारों के कैंसर मिस हो जाते हैं। तो इसलिए खून आना एक ऐसी अलामत है जिसको किसी तौर पे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तायद की तरफ भी रुजू करते हैं। ये आपने बचा फरमाया कि ऐसा कैंसर जिसकी बाज़ औक़ात अलामात भी नहीं आती लेकिन वो उस वक्त नमूदार होता है जब बहुत एडवांस शक्ल इख्तियार कर जाता। मैं ज़रूर आपसे दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं पूछूँगा कि हमारे यहाँ कोई नेशनल और प्रोविंशियल गाइडलाइंस नहीं है और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इस कैंसर को इब्तदाई मराहिल में ही पकड़ लें। लेकिन मैं महमूद शौकत साहब की तरफ आता हूँ। महमूद साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है और एडवाइज़र भी रहे और बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं आप। अभी भी लोग कोशिश करते हैं, हमारे पेशेंट के लोग, के प्रोफेसर महमूद शौकत साहब से हम तजावीज़ लें। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर जनरल अस्पताल जैसे इतने बड़े अस्पताल में जहाँ HVAC सिस्टम 600 टन का लगा हुआ है और वो नेचुरल गैस से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन चूँकि पूरे मुल्क में और सूबे में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, वो नहीं चला। CM साहब गए वहाँ पे, उन्होंने जब मरीज़ों की शिकायतें सुनी कि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, ज़ख़म ख़राब हो रहे हैं, हालात बड़े पेचीदा थे अस्पताल के, तो उन्होंने बग़ैर सोचे समझे, मैं तो यही कहूँगा कि 2 AMS को फारिग कर दिया, MS को फारिग कर दिया, और एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के मियाँ हनीफ, उनको भी फारिग कर दिया। और 3 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए की लागत से 60 जो थे वो स्प्लिट यूनिट ख़रीदे गए, और वो 1 हफ्ते बाद जब उनके फ़िल्टर उतारे तो वो बिल्कुल ब्लैक हुए थे। मेंटेनेंस का कोई स्टाफ नहीं है, पैसे खर्च हो गए, और 3 ऐसे सीनियर जो प्रोफेशन के लोग थे उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया। क्या हम इस तरीके से अपने अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे? महमूद साहब, मैं आपसे पूछता हूँ। बुनियादी तौर पे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि आपने कहा हमारे आज 2 टॉपिक है, हमारा एक ही टॉपिक है और वो है कैंसर। पहले आपने बड़ी आंत का कैंसर लिया, अब आप सोसाइटी के कैंसर की बात कर रहे हैं। बड़ी आंत के कैंसर में भी आपने बताया कि जब हम नेचर से दूर जाते हैं, जब हमारी ग़िज़ा बदल जाती है, हमारी अच्छी आदतें बदल जाती हैं, तो कैंसर का बढ़ना शुरू हो जाता है। यही चीज़ सोसाइटी में है। जब आप वर्च्यू से दूर चले जाते हैं, जब आप ताकत का तवाज़न नहीं रखते, जब आप प्लानिंग नहीं करते, जब आप डिसिप्लिन नहीं रखते, जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, जब आप ओनरशिप नहीं होती, तो फिर ये चीज़ें तवातुर से होती हैं।
कैंसर का इलाज जैसे आपने बताया कि जल्दी पता कर लिया जाए वरना आपकी जान जाती है, सोसाइटी के कैंसर का भी यही हाल है कि अगर साथ साथ ऐसा निज़ाम हो जो छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त करता रहे तो सोसाइटी प्रॉस्पर कर सकती। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी का कैंसर अब ये जो आप ट्रेडिशनली कहते हैं ना स्टेज 4 पे पहुंच चुका है, अब हम उसके नतायज भुगत रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट एग्रेसिव होगा। जो हमारे सोसाइटी में जनरल ट्रेंड्स हैं वही हेल्थ में होंगी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ताकत का तवाज़ुन नहीं है, हमें ताकत का तसव्वुर ही नहीं है, हमारे यहाँ रोल असाइनमेंट नहीं है, हम लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, इसलिए कि अगर ये सब कुछ कर दें तो शफाफियत आ जाएगी। अगर शफाफियत आ जाएगी तो मैं ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। हमारे यहाँ क्रूड ताकत है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी उस ताकत की बुनियाद पर है जो मेरे पास इनहेरेंट है और एक प्रोफेशनल के पास कोई ताकत नहीं है। सो ये आए दिनों ये होता रहता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर किसी प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को आप एसी ख़राब होने पर निकाल दें तो जो अगला आएगा क्या वो ये लिख के देगा कि मेरे होते ना कभी एसी ख़राब होगा और ना गर्मी होगी। तीसरी बात जो मैंने आपको कहा, लैक ऑफ प्लानिंग। ये तो पूछना चाहिए था उस कंसल्टेंट से कि उसको पता था कि हमारे मुल्क के गैस के ज़खायर किस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, मुझे भी इस साल से पता है कि हमारे पास नेचुरल गैस नहीं होगी। तो उसने ये सिस्टम क्यों डिज़ाइन किया? लाहौर की ऐसी सड़कें हैं जो 15-15 दफ़ा मरम्मत हो चुकी हैं लेकिन वहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा होता है। ये आपकी कैवलरी वाली सड़क जो डिफेंस को जाती है उस पर 6 दफ़ा तो मेरे सामने मरम्मत हुई है। अब कहीं ना कहीं हमें ये शुरू करना पड़ेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इफ़ देयर इज़ अ फ्री पैसेज टू ऑल द पीपल जो गलत काम करते हैं, तो ये निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा। तो असल बात जो है वो ये सोसाइटी का कैंसर है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और वो इसलिए है कि हमने कुदरती असूलों को वायलेट कर दिया, हमने ताकत का मरकज़ एक जगह बना दिया, हमने अकाउंटेबिलिटी को ताकत से मुंसलिक कर दिया, हमने डिबेट ख़त्म कर दी, हमने इंसाफ ख़त्म कर दिया, हमने ये देखना भी ख़त्म कर दिया। कैसे मुझे 2 मिनट के सरसरी दौरे में पता लग सकता है कि इसका कसूरवार कौन है? जी तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन महमूद साहब, आप एग्री, आप भी प्रिंसिपल रहे, बहुत बड़े अस्पताल के प्रिंसिपल रहे और काफ़ी अरसे तक आपने वहाँ काम किया। एक 2 डोमेन है वहाँ पे काम करती है, एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करता है, और एक कॉलेज है जिसमें के तलबा पढ़ रहे होते हैं, कम से कम 800 से 1000 तक तलबा होते हैं, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ने करनी होती है। हाँ, लेकिन एक्चुअली प्रिंसिपल ने बुनियादी तौर पर वो ही करनी होती है। प्रिंसिपल का असूलन, ये मैं आपको एक छोटा सा वाकया, अगर मुझे नहीं पता टाइम कितना है आपके पास, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, उन्होंने रात को 7 बजे प्रिंसिपल्स की और एमएसएस की मीटिंग कॉल कर ली। ये बात है 2016 की। ठीक है, मैं भी चला गया, रात को 7:30 बजे मीटिंग हुई, हम सब चले गए। तो उन्होंने प्रिंसिपल सिम्स ही बदकिस्मती से हर दफ़ा सामने आ जाता, उन्होंने सिम्स के प्रोफेसर थे उस वक्त हामिद महमूद भट्ट, वो प्रिंसिपल थे। उन्होंने उनको डांटना शुरू किया कि मैं आज सुबह गया, एक दीवार बड़ी गंदी थी, प्रिंसिपल साहब एक डब्बा पेंट का मंगा लेते और आप दीवार पेंट कर लेते। वो बेचारे शरीफ आदमी थे, वो खामोश रहे, बड़ी देर चुप करके बैठे रहे। तो आखिरकार जब उन्होंने उसको बहुत डांटा तो फिर मुझसे नहीं रह गया। तो मैंने कहा, खारिज साहब मुझे एक बात बताइए, अगर कल आप दूसरी दीवार पे चले जाते तो ये प्रिंसिपल डब्बा लेके पेंट ही करता रहे सारा दिन? इसका तो ये काम ही नहीं है। आप प्रिंसिपल से क्यों पूछ रहे हैं कि पेंट क्यों नहीं हुआ? ये पहले तय करें कि अस्पताल को, मेरा 16.5 लाख स्क्वायर फुट का कैंपस था। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम वक्त दोबारा इसी टॉपिक पे डिबेट जारी रखेंगे। बिल्कुल। महमूद शौकत साहब, आपने एक सोसाइटी में जो कैंसर का जिक्र किया है, जिस तरह बड़ी आंत का कैंसर है, ये बड़ा वजह फरमाया कि किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। अस्पतालों के जो सरबराह हैं उनके पास 4 ओहदे हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको जोश चढ़ा हुआ है कि हम अस्पतालों को ठीक कर दें। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? हाँ, उसकी बुनियादी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको पहले कहा ना, हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते, हम डिबेट नहीं करते, हम जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, और सबसे बड़ी बात है ताकत का तवाज़ुन नहीं कायम करते। हमारे यहाँ ताकत को मरकूज़ कर दिया जाता है एक जगह पे, और ये मुआशरती इंतज़ामी तौर पे सबसे बड़ी ख़राबी है। इसलिए कि फिर डिबेट हो नहीं, आपको नुक्ता नज़र पहुँच ही नहीं सकता, आप मामला फहमी हो ही नहीं सकती, आप सच तक पहुँच ही नहीं सकते। फिर आप अपनी बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे फैसले कर देते हैं जिनके दूररस नताइज और भी बुरे होते हैं। तो जहां आप बेहतरी की खातिर कुछ करना चाहते थे, आपके एक्शन से उसमें और ख़राबी होती। ये एक विशेष साइकिल चल जाता है। ताकत का इस्तेमाल हमेशा आपको और नशा देता है, और नशा आपको और भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने की दावत देता है, और फिर ये सोसाइटी उसका शाखसाना भुगतती है।
सोसाइटी उसकी वजह से और तबाह होती है और निज़ाम तबाह होता है। मैं निज़ाम का लफ्ज़ जान के नहीं इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि हमारे अंदर निज़ाम है ही नहीं। निज़ाम होता तो शायद हम इस हालत तक ना पहुँचते। हमें निज़ाम क्रिएट करना है। निज़ाम क्रिएट करने में जहाँ उन ताकतों का कसूर है जो ताकतवर है, वहाँ मेरे ख़्याल में प्रोफेशनल्स का, अहले इल्म का, मीडिया का भी बहुत बड़ा दखल है। अब मेरा सिंपल सी बात है, अगर आप समझते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो नहीं था करना चाहिए और जो जायज़ नहीं था और जो इंसाफ पर मबनी नहीं था, तो प्रोफेशन का कोई ज़िम्मा नहीं था अखलाकी। अगर एक प्रिंसिपल को आप समझते हैं नाजायज़ हटाया गया तो बाकी प्रोफेशन कहता है जी हम तो ये नहीं मानते, और प्रिंसिपल लगाने के लिए उनके पास एक बंदा ना होता तो ये आइंदा कभी ना होता। आपके कैरेक्टर का मयार जो है वो आपकी एबिलिटी टू रेजिस्ट टेम्पटेशन से डिटर्मिन होता है। लेकिन अगर आप हर टेम्पटेशन पे बिक जाते हैं तो फिर आपको हक ही नहीं पहुंचता कि आप मुआशरती रवैयों पे या आप इंसाफ पे बात करें। जी, प्रोफेसर फारूक अफजल साहब को ये हमारे मुल्क में और सूबे में भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिससे कि हम अपनी आवाम को अवेयरनेस दे सकें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा की रोल अदा कर सकता है लोगों को बताने में कि कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है। आप इसमें क्या रिकमेंडेशन देंगे कि बड़ी आंत का कैंसर जो है उसको इब्तदाई मराहिल में किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं और बच सकते हैं? जब मैं 2 साल पहले सोसाइटी ऑफ सर्जन्स का प्रेसिडेंट था तो हमने 2 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की गाइडलाइंस पाकिस्तान में बनाई थी। अब असल में इशू ये है कि गाइडलाइंस होती हैं पॉपुलेशन पे। इस वक्त हमारा प्योर रिसर्च डेटा नहीं है पाकिस्तान से, तो जो पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन, और हमेशा याद रखिए कि जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उसका मेकअप वो नहीं है जो कि हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। देयर इज़ लॉट ऑफ जियोग्राफिकल डिफरेंसेस और लॉट ऑफ पॉपुलेशन वाइज डिफरेंस, इसलिए 100% बाहर की गाइडलाइंस हम यहाँ पे नहीं ला सकते। हमें अपनी गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले, जैसे महमूद साहब भी कह रहे थे, रिसर्च की तरफ फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी रीजनल रिसर्च आएगी ताकि हमें पता लगे कि कौन से हमारे इश्यूज़ हैं और उसके लिए क्या प्रॉपर सोल्यूशन। एक दूसरी आपने बताया कि इसके स्क्रीनिंग के लिए, वैसे स्क्रीनिंग चूँकि कोलोरेक्टल कैंसर या आंत का कैंसर, चूँकि इसका सिम्टम अपीयर होने में और बीमारी डेवलप होने में चूँकि लंबा गैप है, इसलिए अगर इसको अर्ली हालत में डिटेक्ट किया जाए, स्पेशली हाई रिस्क पॉपुलेशन, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है मे बी उसके यूके जैसे रिसोर्सेज नहीं हैं या यूएस जैसे रिसोर्सेज नहीं हैं, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमारी कम से कम हाई रिस्क पॉपुलेशन को ज़रूर हम कर लें। वैसे ऐसी फैमिली जैसे जेनेटिक सिम्टम्स हैं जैसे फैप है या जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल जो आंतों की सोजिश की बीमारी है जैसे क्रोन्स है और अल्सरेटिव है, उन लोगों को तो एटलीस्ट हम स्क्रीन कर सकते हैं। और बाकी है कि एक जनरल पब्लिक या अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब भी आपको अपनी चेंज बाउल हैबिट्स में चेंज महसूस हो रही हो तो आपको एक मुस्तफ़िद डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और ये जो फीकल टेस्टिंग है, ऑल्दो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन आप एक फीकल फॉर ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करें और बाकी इंशाल्लाह इसी वजह से भी फ़ायदा मिल सकता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्रोफेसर महमूद शौकत और प्रोफेसर फारूक अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के सरबराह भी रहे, मेडिकल कॉलेज के सरबराह भी रहे। और नाज़रीन, मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, जो भी बीमारी आप कहेंगे मैं उसका ज़िक्र करूँगा, उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए कुछ अहम सवालात करूँगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।